नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और कोडिंग विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी सीएसएस का तीसरा लेसन जिसमें हम जानेंगे कि इंटरनल सीएसएस क्या होता है। लेसन को शुरू करने से पहले एटम में हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है एटम लाइव सर्वर। तो चलिए उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। आपको जाना होगा अपने एटम में। एटम में जाने के बाद आप जाएंगे फाइल में, इनको पहले क्लोज कर देंगे और जाएंगे हम फाइल में। फाइल में जाने के बाद सेटिंग्स में जाएंगे हम। ये रही हमारी सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाने के बाद इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे एटम लाइव। एटम और लाइव के बीच में डैश है। सर्वर, ये वाला जो एटम लाइव सर्वर है आपको जेस चैन वाला, ये आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर इंस्टॉल का मेरा बटन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, लेकिन आपका यहाँ पर एक ऐसा बटन आएगा जिसको आपको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद आप इसको फाइल में जाके एग्जिट कर सकते हैं और अपना एटम क्लोज कर देंगे। उसके बाद आप एटम को दोबारा रीस्टार्ट करेंगे और अब आप जाएंगे प्रोजेक्ट में। यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट का फोल्डर खुला हुआ है, अगर आपका यहाँ पर नहीं खुला हुआ है और ऐसा है तो आप यहाँ लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो एक एरो का सिंबल आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोजेक्ट का पैनल खुल जाएगा। और अगर आपको ये थोड़ा तरीका मुश्किल लग रहा है तो आप फाइल में जाके ऐड प्रोजेक्ट फोल्डर भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलो मैं यहीं से कर देता हूँ। ऐड प्रोजेक्ट फोल्डर के बाद जहाँ पर भी आपकी एक्सरसाइज फाइल्स आपने डाउनलोड करी हुई है उस एक्सरसाइज फाइल्स को डबल क्लिक करके एक बार ओपन करेंगे और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। अब हम खोलेंगे अपना index.html। index.html खोलने के बाद हम क्लिक करेंगे पैकेजेस पे और पैकेजेस में क्लिक करने के बाद हम जाएंगे एटम लाइव सर्वर में और यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टार्ट सर्वर पे। जैसे ही हम स्टार्ट सर्वर पे क्लिक करेंगे हमारा क्रोम में हमारा ये वेब पेज खुल जाएगा। अब हम जो भी चेंजेस अपने इस index.html में करेंगे, जैसे मान लेते हैं मैंने अपने वेलकम टू माई प्रोफाइल के आगे मैंने लिखा हेलो और मैंने दबाया कंट्रोल सेव, तो ये डायरेक्टली मेरे क्रोम ब्राउज़र में अपडेट हो जाया करेगा, हमें बार बार रिफ़्रेश नहीं करना पड़ेगा। हम HTML प्रीव्यू थोड़ा अवॉइड करेंगे और क्रोम में ही अपना कोड चलाकर देखा करेंगे क्योंकि HTML प्रीव्यू की अपनी लिमिटेशंस हैं और हमें अपने ब्राउज़र की कुछ कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करना पड़ सकता है जब हम CSS करेंगे। तो इसलिए हम अब ब्राउज़र में ही अपनी वेबसाइट खोल के देखा करेंगे। तो ये हो गया हमारा एटम लाइव सर्वर इंस्टॉल। अब हम क्या करेंगे, क्रोम में जाएंगे और क्रोम में गूगल में यहाँ पर लिखेंगे क्रोम एक्सटेंशंस। क्रोम एक्सटेंशंस पे क्लिक करने के बाद पहला जो लिंक आएगा एक्सटेंशन क्रोम वेब स्टोर, इस पर क्लिक करेंगे और सर्च द स्टोर में लिखेंगे पेस्टिसाइड। ये जो है आपका पेस्टिसाइड फॉर क्रोम, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देंगे। ऐड टू क्रोम करने के बाद आपको यहाँ पर करना है ऐड एक्सटेंशन और ऐड एक्सटेंशन के बाद आपको इस वाले आइकन पे एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है और पेस्टिसाइड के सामने जाकर ये जो पिन वाला बटन है इसको आपको दबा देना है। पेस्टिसाइड क्या करता है ये मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, अभी बस आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा बेसिक सेटअप और अब हम बढ़ेंगे अपने लेसन की तरफ। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने अपने बैकग्राउंड का कलर बदला था और अपनी हेडिंग का भी कलर बदला था, वो भी इनलाइन CSS की मदद से। और बार बार हमें उस एलिमेंट के अंदर जाना पड़ता था और वहाँ पर एलिमेंट के अंदर ही हमें अपना CSS लिखना पड़ता था। अब अगर मैं बिना HTML एलिमेंट में जाए उसका स्टाइल चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं इस काम को करने के लिए जाऊँगा अपने हेड एलिमेंट में और टाइटल के नीचे लिखूँगा स्टाइल और ये जो मीडिया स्क्रीन है इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट करूँगा और अब मैं अपना CSS का सारा कोड इस स्टाइल टैग के अंदर लिख सकता हूँ। तो अगर मुझे बैकग्राउंड कलर बदलना है तो मैंने जो आपको सिंटैक्स दिखाया था कि सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सेलेक्टर, तो सेलेक्टर हमारा हो जाएगा यहाँ पे बॉडी। बॉडी के बाद हम देंगे ओपनिंग कर्ली ब्रेस और उसके अंदर हम देंगे प्रॉपर्टी जो कि है हमारी बैकग्राउंड कलर और इसकी जो वैल्यू है
ये हमने कलर्स चुने थे, तो मान लेते हैं हमें ये वाला कलर सूट कर रहा है, हम इस कलर को सेलेक्ट करेंगे और ये वाला कलर हम यहाँ पर दे देंगे। और यहाँ पर जो ये इनलाइन CS है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो बॉडी है इसमें हमारा CSS नहीं है, हमारा CSS बाहर है और स्टाइल टैग के अंदर हमने इसको CSS लिख दिया है बॉडी के लिए। बॉडी हमारा सेलेक्टर है, ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा वेब पेज में चेंजेस हुए कि नहीं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया है। अब मान लो ये मेरी हेडिंग है H2, ये भी मेरी हेडिंग है H2 और इसके अलावा और भी कहीं पे H2 हेडिंग हो सकती थी, लेकिन ये पेज थोड़ा छोटा है तो इसमें बस 2 या 3 ही हेडिंग्स हैं, H2 हैं। तो अगर मान लेते हैं इसमें 20 H2 होते और मेरे को 20 के 20 H2 को एक साथ स्टाइल करना होता तो वो मैं कैसे करता। एक तो तरीका ये होता है मेरे पास कि मैं हर H2 ढूंढता, ये मेरा H2 है, यहाँ पर मैं इसका कोड लिखूँगा, स्टाइल इनलाइन CSS दूंगा, फिर मैं दूसरा H2 ढूंढूंगा, फिर वहाँ पर मैं अपना इनलाइन CSS दूंगा। तो ये काम अगर 20 के लिए करना होगा तो मेरे बहुत लंबा काम हो जाएगा मेरे लिए। तो इसलिए इसको भी मैं क्या करूँगा, स्टाइल के अंदर ही अपने सारे H2 को एक यूनिक स्टाइल दे दूँगा। तो वो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर मैं सेलेक्टर लूँगा, H2 ब्रैकेट खोलूँगा, कलर प्रॉपर्टी दूंगा और ये वाला कलर हम अपने H2 को देना चाहते हैं। इसको कॉपी करेंगे, हैशटैग लगाएंगे या पाउंड सिंबल या हैश की लगाएंगे और कलर को पेस्ट करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, सेव करेंगे और अब आप देख सकते हैं ये मेरा कलर चेंज हो गया है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया क्योंकि आपको डिफरेंट नहीं लगा होगा, अगर हम इसको वाइट करें तो ज़्यादा सही रहेगा। FFF लिख देंगे इसको हम यहाँ पे। अब आप देखेंगे तो ये मेरे H2 बदल गए हैं। अब ये जो मेरा H1 टैग है इसको भी मैं इसका भी कलर इसका कलर अब मैं ब्लैक करना चाहता हूँ। तो मैं जाऊँगा अपने स्टाइल टैग के अंदर और मैं यहाँ पे लिखूँगा H1 कलर इज इक्वल टू ब्लैक कलर है हमारा, ये कलर हमने कॉपी किया और यहाँ पर पाउंड की लगाकर कंट्रोल भी करा, सेमीकोलन लगाया, सेव करा और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मेरा कलर है चेंज नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने H1 के लिए ऑलरेडी एक इनलाइन CSS यूज़ करा हुआ है। अगर हम स्टाइल में अपना CSS कोड लिखें और इनलाइन CSS भी लिख दें तो जो इनलाइन CSS है वो अप्लाई हो जाता है, उसकी ज़्यादा प्रेफरेंस मानी जाती है और उसका जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज़्यादा हाई हो जाती है। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा स्टाइल टैग के अंदर CSS कोड है उसको अगर हमें ओवरराइड करना है और किसी एलिमेंट को स्पेसिफिकली डिज़ाइन करना है तो वो हम इनलाइन CSS में जाकर कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ तो ये कोड मेरा शायद चल जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वो वाला कलर आ गया है। तो दोस्तों अब हम क्या काम करेंगे, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल रूल है इसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे, इसका हम थोड़ा स्टाइल अच्छा और सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें जो जानने वाली बात ये है कि जब हम पेस्टिसाइड को ऑन करेंगे तो हम देख पाएंगे कि हमारा पूरे वेब पेज में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ये एक रेक्टेंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक H1 का, उसके बाद ये प्रोफाइल पिक का ये रेक्टेंगल है, उसके बाद ये एक छोटा सा बहुत अगर बारीकी से देखें तो ये भी एक रेक्टेंगल है। तो हर चीज़ हमारी इस HTML के वेब पेज में HTML का जो एलिमेंट है वो एक रेक्टेंगल है, एक बॉक्स है और इसी को हम CSS का बॉक्स मॉडल भी कहते हैं। तो अगर ये रेक्टेंगल है और पेस्टिसाइड हमारे को मदद करता है ये रेक्टेंगल को देखने में। अगर हम किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे और पेस्टिसाइड ऑन कर देंगे तो हमें हर वेबसाइट पे पेस्टिसाइड उसका रेक्टेंगल मॉडल दिखा देगा, बॉक्स मॉडल दिखा देगा। तो पेस्टिसाइड क्या करता है ये बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़, अभी हम पेस्टिसाइड को बंद करते हैं और हम समझते हैं कि एक्चुअली में ये स्टाइल आता कहाँ से है। अगर हम अपने वेब पेज में किसी भी एलिमेंट को CSS ना भी दें, उसको कोई स्टाइल ना दें,
तो भी हमारा जो ब्राउज़र होता है वो एक डिफ़ॉल्ट CSS उसको देता ही देता है। वो एक डिफ़ॉल्ट CSS होने की वजह से ही आपको जो H1 है वो एक बोल्ड होता है, H2 है उसका साइज़ H1 से छोटा होता है। ये CSS की मदद से ही होता है, लेकिन ये CSS कौन देता है? हम नहीं देते, बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र दे देता है। तो अगर आप चाहेंगे कि वो डिफ़ॉल्ट CSS है क्या, तो वो आप देख सकते हैं। आपको अपने गूगल में लिखना होगा व्हाट इज़ ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट CSS। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे और पहले रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनकी डिफ़ॉल्ट CSS वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे और H1 टैग में देखेंगे, तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 2 EM है, फ़ॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड है, और इसी तरह से H2 जो है वो 1.5 EM है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 था, यहाँ पे 1.8 है, 1.5 है। इसी वजह से ये वाला टेक्स्ट थोड़ा छोटा होता है। तो ऐसे ये सारे CSS के जो डिफ़ॉल्ट कोड्स हैं, ये इन्होंने ये ब्राउज़र हमें देता ही देता है। अगर आप चाहें तो आप इस ब्राउज़र के डिफ़ॉल्ट CSS कोड को भी अप्लाई हुआ हुआ देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पेज पे जाना पड़ेगा और आपको प्रेस करनी होगी F12 की, या आप एक काम कर सकते हैं, आप ये 3 डॉट पे क्लिक कर सकते हैं, मोर टूल्स में जाके डेवलपर टूल्स पे क्लिक कर सकते हैं। हो सकता है आपकी ये विंडो यहाँ नीचे खुल जाए, मेरी यहाँ पर खुली हुई है, और एलिमेंट्स पे आप क्लिक कर देंगे। अगर आप अपने किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे तो वो उसका CSS दिखाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो यूज़र एजेंट स्टाइल शीट है, ये होता है हमारा डिफ़ॉल्ट CSS जो ब्राउज़र के अंदर होता है। यहाँ देख सकते हैं H1 के लिए मैंने H1 सेलेक्ट करा है, तो H1 का फ़ॉन्ट साइज़ 2 EM है, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड है, और हमने यहाँ पर भी देखा था जो H1 है उसका जो फ़ॉन्ट वेट है बोल्ड है, और इसका साइज़ 2 EM है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे उसमें लगता ही लगता है। लेकिन जब हम अपना CSS अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर करा, तो ये ओवरराइड हो जाता है। और अगर हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे करना चाहें, इसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे, तो अगर हम वो यहाँ पे लिख के ट्राई करेंगे तो वो भी हो जाएगा। जैसे मैं अगर लिखता हूँ कलर FFF, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा कलर चेंज हुआ है, वाइट हो गया है। लेकिन जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, ये यहाँ से उड़ जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर अपना जो कोड है टेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप उस कोड से सेटिस्फाइड हैं तो आप उसे कॉपी करके अपने एटम एडिटर में उसको पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं यहीं पे उसको मॉडिफाई करके उसको सेव कर दूं, तो वो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो उसकी मेन कॉपी है, मेन कोड है, वो उसके कोड में ही होता है। अब इसी तरह से ये जो HR है, ये जो HR एलिमेंट है, इसमें भी कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट CSS यूज़ हुआ होगा। तो ये भी देख लेते हैं कि HR में क्या यूज़ हुआ है। हम नीचे जाएंगे और आप HR में देख सकते हैं कि इन्होंने यूज़ किया है, ये इसमें दिया हुआ है मार्जिन, दिया हुआ है बॉर्डर स्टाइल, दिया हुआ है बॉर्डर विड्थ दे रखी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विड्थ से क्या होता है। ये जो हमारा बॉक्स होता है, चाहे वो ये बॉक्स हो, चाहे वो ये वाला बॉक्स हो, चाहे वो ये वाला बॉक्स हो, इसकी हाइट और विड्थ होती है। ये दो बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं जिससे हम इस बॉक्स की हाइट और विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं मैं इस हॉरिजॉन्टल रूल की ही बात करता हूँ। अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल रूल पे विड्थ दे दूं, विड्थ इसकी डिफाइन कर दूं, और मैं दे दूं इसको 100 पिक्सल, तो आप देखेंगे मेरा बॉक्स छोटा हो गया। इवन इसके अंदर जो मैंने पेस्टिसाइड का जो बॉक्स था वो भी छोटा हो गया। इसी तरह से अगर मैं इसमें हाइट भी दे दूं, 10 पिक्सल्स, तो इसकी हाइट भी बढ़ गई, और मतलब कि ये पूरा बॉक्स की जो हाइट है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब चलते हैं इसके HR में। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर स्टाइल। अगर मैं बॉर्डर विड्थ बदलूंगा, तो ये जो चीज़ है, इस बॉक्स के आउटर एजेस जो हैं, इसको हम बॉर्डर कहते हैं। अगर मैं इसको बदलूंगा, इसका साइज़ बढ़ाऊंगा, तो इसमें ये रिफ्लेक्ट होएगा। तो चलिए इसका साइज़ बढ़ा के देखते हैं। साइज़ बढ़ाने के लिए हमें यही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, बॉर्डर विड्थ। तो हम जाएंगे और बॉर्डर विड्थ बढ़ाएंगे, और इसको मान लेते हैं, देते हैं 12 पिक्सल। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा बॉर्डर जो है
वो कैसा आ गया है, छोटा सा बॉर्डर है और इसका एक स्टाइल आ रहा है। अब ये जो है इनसेट, बॉर्डर स्टाइल इनसेट, बॉर्डर स्टाइल इनसेट क्या है ये हमें नहीं पता, तो हम जाएंगे और गूगल करेंगे कि बॉर्डर स्टाइल इनसेट होता क्या है। व्हाट इज़ बॉर्डर स्टाइल इनसेट इन CSS, इस पे जाएंगे। और मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं MDN वाले रिसोर्स को सबसे पहले चेकआउट करूँ रादर देन W3 स्कूल्स या CSS ट्रिक्स के रिजल्ट से। तो मैं MDN वाले पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इनसेट है ये कैसा है। अगर मैं इनसेट पे क्लिक करूँगा तो ये ऐसा डिज़ाइन दिखा रहा है और हमारे पेज में भी ये ऐसा ही डिज़ाइन आ रहा है। अगर मैंने इसको सेव करा तो ये वापस सारा कोड मेरा उड़ गया। अब मुझे दोबारा से कोड लिखना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं वो गलती नहीं करूँगा, मैं अपने एटम में जाके ये सारा कोड दोबारा लिखूँगा। ये आगे मैं एटम में मैंने दिया HR के अंदर सबसे पहले मैंने दी इसकी विड्थ डिफाइन करी मैंने इसकी 250 पिक्सल, हाइट डिफाइन करी मैंने 20 पिक्सल और सेव कर दिया। अब मेरे सारे बॉर्डर जो हैं चेंज हो गए हैं। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, बॉर्डर विड्थ भी दे देता हूँ और बॉर्डर विड्थ देता हूँ मैं इसको 16 पिक्सल की। सेव कर दिया मैंने और आप देखते हैं मेरा बॉर्डर, सारे बॉर्डर मेरे ऐसे हो गए। आपने यहाँ पर देखे कि यहाँ पर तो एक वैल्यू यूज़ हो रही है, यहाँ पर भी एक वैल्यू यूज़ हो रही है, यहाँ पर भी एक वैल्यू यूज़ हो रही है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 वैल्यूज़ यूज़ हो रही है। थोड़ा नीचे अगर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि व्हेन वन वैल्यू इज स्पेसिफाइड इट अप्लाइज टू ऑल 4 साइड। तो ये जो हमारा बॉक्स मॉडल है इसकी चारों साइड्स पे वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा अगर हमने एक ही वैल्यू दी है अपने बॉर्डर स्टाइल में। अगर हम 2 वैल्यूज़ दे देंगे कि हमने डॉटेड भी दे दिया, डैश्ड भी दे दिया, तो टॉप एंड बॉटम पे तो डॉटेड हो जाएगा अप्लाई और लेफ्ट एंड राइट पे डैश्ड हो जाएगा। 3 दे देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, 4 दे देंगे तो अलग अलग टॉप राइट बॉटम लेफ्ट में वो वैल्यूज़ अप्लाई हो जाएंगे। हर टाइप का स्टाइल अलग हो जाएगा। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, इस वाली एज पे डैश्ड है, इस वाली पे ग्रूव है, इस वाली पे नन है, कुछ भी नहीं है, और इस वाली पे डॉटेड है। अब मुझे अगर अपने बॉर्डर में सिंपल प्लेन लाइन या प्लेन डैश रखने हैं, यहाँ पर डैश रखने हैं और उनका कलर भी बदलना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं जाऊँगा और अपने बॉर्डर में दूंगा, मैं पहले बॉर्डर स्टाइल सबको नन कर दूंगा। मैं एक भी स्टाइल रखना नहीं चाहता। तो बॉर्डर स्टाइल नन करा, सेव करा और देखते हैं, देखा आपने कि ये सारे बॉर्डर गायब हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, बॉर्डर टॉप, ये 4 ऑप्शन दे रहा है। तो मैं अपने सिर्फ बॉटम वाले बॉर्डर पे स्टाइल करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, बॉर्डर बॉटम स्टाइल और यहाँ पर मैं दूंगा इसको डैश्ड और सेव करूँगा। अब आप देख सकते हैं मेरा ये ब्लैक कलर का बॉर्डर यहाँ पर आ गया है, जो बहुत सही लग रहा है। अब इसका अगर मुझे कलर चेंज करना है तो वो मैं कैसे करूँगा, बॉर्डर कलर पिकर में जाऊँगा, कलर पिकर में नहीं, अपनी PDF में जाऊँगा और ये वाला कलर सेलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ये देखिए मेरा ये बॉर्डर का कलर अब बदल गया है। तो क्वेश्चन अब ये उठता है कि फिर इंटरनल CSS आखिर होता क्या है। तो जब भी हम अपने CSS को अपने एक स्पेसिफिक पेज में हेड के अंदर स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं, जिसमें हम सारे एलिमेंट्स का स्टाइल डिज़ाइन करते हैं, उस टाइप के CSS को हम बोलते हैं इंटरनल CSS। इसकी जो प्रेफरेंस होती है वो इनलाइन CSS से कम होती है। अगर इनलाइन CSS एलिमेंट पे लगा होगा तो वो यूज़ हो जाएगा, वरना ये स्टाइल काम करेगा।
लेकिन इसका ये है कि अगर मान लेते हैं मेरे को दूसरे वेब पेज पे भी यही चीज़ चाहिए होगी, तो मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा, फिर वो जाके उस पेज के लिए इंटरनल बनेगा। इसलिए इस वाले मेथड को कि हमारा जो स्टाइल है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पेज पर ही अप्लाई होए, उसको हम बोलते हैं इंटरनल CSS। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा लेसन जिसमें हमने जाना कि इंटरनल CSS क्या होता है, और हमने ये भी जाना कि बॉर्डर को कैसे हम डिफाइन कर पाते हैं, और हमने ये भी जाना कि ब्राउज़र के डिफ़ॉल्ट CSS क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे देख सकते हैं और उनके ऊपर कैसे हम उनको मैनिपुलेशन कर सकते हैं। हमने पेस्टिसाइड का यूज़ करके बॉक्स की हाइट और विड्थ को भी मैनिपुलेट करके देखा, और हमने ये भी देखा कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे उनको अपने अंदर, अपने कोड के अंदर एक सुंदर अपीयरेंस दे सकते हैं। अगले लेसन में हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल CSS क्या होता है, जो हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा कि हमारा जो CSS पूरी वेबसाइट के अक्रॉस सेम रहेगा। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।